दोस्तों आज की इस वीडियो में हम गणित के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में अधिकतर आते रहते हैं। और मैं आपको बता दूं, मैंने सभी चैप्टर्स से क्वेश्चनों को लिया है ताकि आपको ये भी पता लग सके कि हाँ मेरी तैयारी कितनी हो चुकी है या मुझे गणित में कितने सवाल आते हैं। और मैंने सभी के सभी सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट और वो टाइप लिए हैं जो अधिकतर एग्ज़ाम में पूछे जाते रहते हैं। तो आप वीडियो को एंड तक देखना और आप ये भी बताना कि मुझे इतने प्रश्न पहले से आते थे या मेरे इतने क्वेश्चन सही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है समय कार्य से संबंधित। तो वो क्वेश्चन क्या है कि ए बी से 3 गुना तेजी से कार्य करता है। और मैं जितने भी के क्वेश्चन कराऊंगा आपको इतने आसान तरीके से कराऊंगा कि आप कुछ ही सेकंड में प्रश्नों को करोगे। तो ए बी से 3 गुना तेजी से कार्य करता है यदि बी 280 दिनों में अकेले किसी काम को पूरा कर सकता है तो उन दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें ए और बी मिलकर काम करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, ये कहा है कि ए बी से 3 गुना तेजी से काम करता है यानी 3/1। ये ए हो गया और ये बी हो गया। तो ये जो है ना दोस्तों, ये दिनों की क्षमता नहीं है, ये इनकी कार्य की क्षमता है। दिनों की क्षमता कार्य की क्षमता का उल्टा होती है। तो फिर कहा है कि बी 280 दिनों में अकेले किसी काम को पूरा कर सकता है यानी एक क्षमता है बी की, या ये समझ लीजिए कि बी रोज की एक ईंट उठाता है और ईंटें उठाई है इसने कुल 280 दिन में। तो कुल कितनी ईंट होगी वे? तो वे ईंट होगी 280 ईंटें। अब ये पूछा है कि वे दिन याद करो जिनमें ए और बी दोनों मिलकर काम को पूरा कर लेंगे। तो 280 ईंट है। ए तो एक ईंट उठा रहा है डेली की, और ए मतलब बी तो एक ईंट उठा रहा है डेली की और ए उठा रहा है 3 ईंट। तो डेली की जो ईंटें उठ रही है ना दोस्तों, वो 4 ईंटें उठ रही है और कुल ईंट है 280। तो 4 से 28 को काटेंगे, ये 70 बार कट जाएगा। तो इस प्रश्न का जो हमारा आंसर है वो है 70, यानी ए और बी मिलकर इस पूरे काम को 70 दिन में कर देंगे। तो आपको इसे एग्जाम में तुरंत कैसे करना है? तो इसे आपको एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे करना है जहां गुना में काम आए। जैसे 3 गुना काम है और ये कहा है 280 दिनों में करता है बी, तो ए बी से 3 गुना काम करता है। तो आपको लिखना है 280 गुना 1। ए ने 3 गुना करा, आप दोनों को कहा है, तो जहां 3 गुना यानी 3 गुना है तो इसे एक में जोड़ देना। तो 3 गुना है तो 4 कर लेना, और 5 गुना है तो 6 कर लेना, और 2 गुना है तो 3 कर लेना। इस तरह से तो आप बहुत कम समय में इस प्रश्न को एग्जाम में कर लोगे। अगला क्वेश्चन है 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में अर्जुन रोहित से 2 घंटे अधिक लेता है। यदि अर्जुन अपनी चाल को 2 गुना कर ले तो वह रोहित से 1 घंटा कम समय लेगा। अर्जुन की आरंभिक चाल ज्ञात करो। तो दोस्तों इस प्रश्न को मैं आपको इतनी साधारण ट्रिक से बताऊंगा कि आप इसे 2 या 3 सेकंड में प्रश्न को कर दोगे। बस इसमें आपको एक थोड़ी ध्यान रखने वाली बात यह है, जिसमें ट्रिक आपकी लगानी होगी उसमें आपको कुछ ध्यान रखना होता है। इसमें ध्यान ये रखना है कि एक दूरी देगा और एक व्यक्ति अपनी चाल बढ़ाकर, या मतलब एक व्यक्ति 2 बार घंटे या समय को अधिक कम में लेगा। जैसे एक दूरी है तो पहले तो वो 2 घंटे अधिक ले रहा है और अपनी चाल को दोगुनी कर दी तो फिर 1 घंटा कम ले रहा है, तो अर्जुन की आरंभिक चाल। तो इसके लिए ट्रिक क्या है? तो ट्रिक जो है ना दोस्तों वो है दूरी बटे कुल समय। नीचे जो इसने चाल में वृद्धि या कमी की है, तो वृद्धि या कमी। तो दूरी कितनी है हमारी 60, कुल समय हो गया 2 और 1 3, और वृद्धि कितनी की है यानी दुगनी चाल की है 2। 3 दूनी 6, और 6 से हम 60 को काटेंगे तो ये आ गई हमारी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अर्जुन की चाल। अगर ये पूछता कि अर्जुन की अंतिम या बाद की चाल बताओ, तो उसके लिए आपको क्या करना था? उसके लिए आपको करना है, ये जो 10 है ना, तो ये कह रहा है कि वह दुगनी कर ले अपनी चाल को, तो 10 का दुगना कर देना, 10 गुना 2 यानी 20। और दोस्तों अगर वो पूछ ले रोहित की चाल, तो रोहित की चाल के लिए आपको ऐसे करना है, जैसे ये 10 है ना, तो इस 10 से आपको 60 को भाग देना है, 10/60। तो इसने कितने घंटे में तय की दूरी? 6 घंटे में। तो ये 2 घंटे अधिक ली है, तो यानी रोहित 4 घंटे में दूरी तय कर रहा होगा। तो 60/4 यानी
रोहित की जो आरंभिक चाल है वो है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को एग्जाम में कर सकते हो। अगला प्रश्न है, स्थिर जल में एक नाव की गति 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव 2 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में 19 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो धारा की गति ज्ञात करो। तो इसमें दिया क्या है, शुद्ध जल में जो नाव की चाल, मतलब शुद्ध नाव की जो चाल है ना, मतलब बिना धारा के विपरीत या बिना धारा के अनुकूल, तो वो तो है हमारी b बराबर 11 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दी है, यदि नाव 2 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में 19 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो यानी b माइनस एस। b माइनस एस क्या मतलब, ये तो हो गई नाव की चाल और ये हो गई धारा की चाल। ये माइनस का चिन्ह क्यों है, तो दोस्तों जो उल्टा व्यक्ति तैरेगा तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। अगर यानी 10 की स्पीड है ना उसकी, तो धारा की स्पीड 2 है तो उसकी स्पीड 8 हो जाएगी, क्योंकि धारा उसे रोकती है उल्टा तैरने में, और धारा के अनुकूल तैरने में यानी धारा के साथ तैरने में उसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो b माइनस एस क्या है, 19/2, यानी 2 नम 18 और 2 पंजे 10, 9.5, ये b माइनस एस का मान है। अब हमसे पूछा क्या है, धारा की चाल, यानी शुद्ध s पूछा है ना, धारा की चाल। तो शुद्ध s क्या होगा दोस्तों, हम इसमें मान निकाल लेंगे। कैसे, b तो है हमारा 11 माइनस s क्या, b माइनस एस क्या है दोस्तों, वो है 9.5। तो ये अब हम घटा देते हैं, तो ये मान हमारा आ जाएगा 1.5। धारा की चाल 1.5 आ गई। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, यदि पहली संख्या का 25% दूसरी संख्या के 50% का 3 गुना है तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात कितना होगा। तो दोस्तों मान लीजिए पहली संख्या जो है हमारी x है और दूसरी जो है वो y है। तो x का 25% का मान होता है, अगर हम प्रतिशत हटाएंगे 25 कम 25 और 25 चौका 100। दूसरी संख्या y का 50% का मान होता है 1/2 का 3 गुना है। ठीक है दोस्तों, अब ये हम 2 से 4 को काट लेते हैं, तो ये अब हमारा मान जो आएगा वो आ जाएगा दोस्तों x/y बराबर 3। ये मान आएगा दोस्तों x/2 बराबर 3y/1। तो ये अब हम गुना कर लेंगे आड़ी, तो आड़ी गुना करने पर x बराबर 6y और अनुपात आ जाएगा दोस्तों x/y बराबर 6/1। तो इस प्रश्न का आपका आंसर है 6:1। नेक्स्ट, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 2300 और प्रतिशत लाभ 25% है। यदि उसी वस्तु को दोबारा 1656 रुपये में बेचा जाए तो हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो इस प्रश्न को भी मैं आपको बहुत साधारण ट्रिक से कराऊंगा, और वो ट्रिक क्या है, बस आपको पहचान ये रखनी है कि पहले कोई वस्तु को बेचेगा और उस पर लाभ या हानि जो कुछ भी होगा, फिर उसी वस्तु को दोबारा बेचेगा तो फिर लाभ या हानि पूछेगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है, लिखना है सेकंड मूल्य बटे फर्स्ट मूल्य गुना प्रतिशत। सेकंड मूल्य क्या है हमारा दोस्तों, वो है 1656। फर्स्ट मूल्य क्या है, वो है 2300। प्रतिशत का मान कितना है, लाभ है 25% यानी 125। तो ये अब हम काट लेते हैं दोस्तों, 25 से काट लेते हैं। 25 9 225, 5 शेष बचा, 25 दूनी 50, 25 पंजे 125। अब ये हम 92 से 1656 को काट लेते हैं, तो ये 4 से काट लेते हैं, 4 चौक 16,
4 एकम 4 और 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। अब ये जो हम दोस्तों ये मान हमारा, अब हम इसकी 23 से काट लेते हैं, पहले 5 से गुना कर लेना। 5 चौक 20, 5 एकम 5 और 2 7 और 5 चौक 20। तो दोस्तों ये जो अब हम काटेंगे 23 से, तो ये मान आ जाएगा हमारा 23 नब्बे 207, ठीक है। और ये 10 ऐसे ही लिख देंगे। तो अब यहाँ हमें एक बात ये ध्यान रखनी है कि ये अब हमारा मान आ गया 90। अगर ये मान 100 से कम आए तो हानि होगी, और ये मान अगर 100 से अधिक आए तो हमें होगा लाभ। तो ये मान 100 से कम आया है। तो दोस्तों जब ये मान 100 से कम आया है तो हमें जो हुई है 100 माइनस 90 यानी 10% की हानि हुई है। तो ऑप्शन बी सही आंसर है। और अगर आप इसे इस ट्रिक से नहीं करना चाहते तो आप इसे मेथड से भी कर सकते हो। मेथड क्या है? तो सबसे पहले क्या है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 2300 है और प्रतिशत लाभ 25% है। यानी कोई वस्तु हमने 2300 में बेची और 25% का हमें लाभ हुआ, तो क्रय मूल्य उसका क्या है? तो क्रय मूल्य का जो फॉर्मूला होता है ना दोस्तों, वो होता है विक्रय गुना 100 बटे लाभ या हानि प्रतिशत। तो 125 नीचे आ जाएगा, 25 पंजे 125, 25 चौका 100। ये अब हम 2300 को 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, 5 छंग 30 गुना 4, 4 0 0, 4 छंग 24 का 4, 4 चौक 16 और 2 18, यानी 1840 की हमारी कोई वस्तु बेची हुई है, खरीदी हुई है। अब उसने क्या कहा है? उसने कहा है कि 1656 में बेचा जाए। तो 1840 की खरीदी है, 1656 में हमें बेचनी है। तो ये तो हानि हुई है, यानी महंगी खरीदी है और सस्ती बेची है। कितने की हानि हुई है? तो 0 10 में से 6 जाएगा 4, 13 में से 5 जाएगा दोस्तों हमारा वो 8 आएगा, और 7 में से 6 जाएगा तो 1 आएगा, यानी 184 रुपये की हमें जो हुई है वो हानि हुई है। तो 184 रुपये की हानि हुई है, और हानि प्रतिशत का सूत्र होता है हानि बटे क्रय मूल्य गुना 100। क्रय क्या था? 1840 गुना 100। 10 से 10 काट लेंगे और 184 से 184, तो ये 10% हमारी हानि आ गई। तो इस तरह से भी आप इस प्रश्न को कर सकते हो। और दोस्तों अगर आपको ये हमारा तरीका समझ आ रहा है, या हमारा कोई भी क्वेश्चन में डाउट है आपको, तो वो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, साथ ही कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला क्वेश्चन है, कोई मूलधन साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर पर 9 महीने में कोई मूलधन साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर पर 9 महीने में 1000 रुपये हो जाता है, मूलधन ज्ञात करो। तो दोस्तों साधारण ब्याज में जहां आपको जो समय दिया जाएगा वो महीने में दिया जाएगा ना, तो वहां आपको क्या करना है, हमें जो चलना है वो दर के अनुसार चलना है। तो दर हमारी वार्षिक है, समय हमारा महीने में है, तो इसे भी हमें वार्षिक करना होगा। तो वार्षिक करने के लिए हमारी कितनी दर मिलेगी? तो 8% को 9 महीने हैं तो उसे वर्ष में बदलने के लिए 12 से भाग देंगे। 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, यानी 6% हमारी दर मान लीजिए। तो 6% जो है ये अब हम मान खोल लेंगे इसका। 2 तिया 6 और 100 हम काटेंगे, 50 बार कट जाएगा। तो 3 का ब्याज हमें मिलेगा, मूलधन है हमारा 50 रुपये का। मिश्रधन कितना हुआ? तो मिश्रधन हुआ दोस्तों हमारा 53 रुपये। तो ये 1000 रुपये क्या है? ये मिश्रधन है, और हमारे पास मिश्रधन दिया कितना है? 53। पूछा क्या है? मूलधन पूछा है गुना 50। तो दोस्तों इस प्रश्न को आपको दिख रहा है कि 53 से ये कोई दोनों संख्या नहीं कटने वाली, तो आप डायरेक्ट आसान बनाने के लिए पहले तुरंत गुना कर लेना ऊपर की, फिर हम 1 या 2 नंबर तक इस सवाल को करेंगे और ऑप्शन टिक कर देंगे एग्जाम में। जैसे ये हमारा मान आ जाएगा 5, जब गुना करेंगे 3 0 और 1, 4 0 ऐसे ही लगा देंगे और भाग दे देंगे हम 53 से। तो दोस्तों 53 से हम काट कर देख लेते हैं, 5 के पीछे 4 0 हमारा जो होता वो मान था। तो ये अब हम अगर मान लो इसे हम 1 से काटेंगे, तो दोस्तों ये एक बार में ज़्यादा हो रहा है,
तो ये अगर हम 10 से काटेंगे तो 10 में 530 हो जाएगा और मान हमारा है 500। तो हम 9 से काट लेते हैं। 9 तिया 27 का 7, 9 पंजे 45 और 2 47। तो यहाँ तक ही आपको प्रश्न को करना है, यानी ऑप्शन देख लेने हैं और एक ही मान है जिसमें 9 है, तो ऑप्शन बी। क्योंकि अधिकतर जिस सवाल की मतलब कैलकुलेशन बहुत लंबी होती है तो उसमें ऑप्शन अलग अलग ही आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है 6,000 पर वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप से संयोजित प्रतिवर्ष 6% की दर पर एक वर्ष के लिए मिले चक्रवृद्धि ब्याजों के बीच का अंतर बताओ। तो दोस्तों इस प्रश्न को अगर आप मेथड से करोगे तो कई मिनट लग जाएगी, जो कि एग्जाम के लिए बिल्कुल गलत है। तो इसे आप सक्सेसिव से करना, बस उसे क्या है कि आपको याद करना होगा सक्सेसिव को। और अगर आप मेरी सभी क्लासों को अटेंड करोगे तो मैं आपको सभी सक्सेसिव क्वेश्चन के साथ ही याद करा दूंगा। तो इसे करना कैसा है, 6% वार्षिक ब्याज की दर से अर्धवार्षिक और वार्षिक, यानी 6 का 1, 6% का एक वर्ष में जो ब्याज मिलेगा ना दोस्तों, वो मिलेगा हमें कुल 6 रुपये। और अब कहा है कि अर्धवार्षिक, तो अर्धवार्षिक में क्या होता है, चक्रवृद्धि में 2 से भाग हो जाती है, यानी 6 का आधा कितना हुआ 3। लेकिन समय 2 बार हो जाता है, जैसे एक वर्ष है ना तो इसे 2 बार हम करेंगे, तो एक वर्ष को 6 महीने में 2 बार, तो 3% का 2 मान आएगा। तो 3 का 2 जो सक्सेसिव होता है ना दोस्तों, वो होता है 6.09। तो अब इसने क्या कहा है कि चक्रवृद्धि ब्याजों के बीच का अंतर, तो अंतर कितना है 0.09। ब्याज मूलधन जो है वो है 6,000 बटे 100, क्योंकि जो मूलधन हमारा माना हुआ होता है वो 100 माना हुआ होता है साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज में। तो ये अब हम गुना कर देंगे 0.09 से, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा दोस्तों, और ये जो हमारा मान आ जाएगा ये आ जाएगा 1 जीरो, ऐसे ही लिख लेंगे, या आप चाहो तो ये 2 जीरो हटाकर और आसान बना सकते हो, 2 जीरो ये बन गया, 1 जीरो से ये कट गया। तो अब हम 6×9 = 54 ये आ गया दोस्तों। तो 54, अब नीचे क्या है वो 10 है, तो जब हम ये जीरो हटाएंगे तो एक अंक के बाद जीरो बढ़ जाएगा, यानी 5.4 ब्याजों का अंतर है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को बहुत कम समय में कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है, इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात करो। तो इस प्रश्न को कैसे करना है दोस्तों, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ क्रमागत सम हो, विषम हो या प्राथमिक हो या कुछ भी हो, मतलब क्रमागत हो और उसमें आपको कोई औसत दिया हुआ हो, तो अगर दोस्तों जोड़ा नहीं बन रहा है ना, जैसे इसमें जोड़ा नहीं बन रहा, 5 संख्या है तो इसमें जोड़ा तो बनेगा नहीं, तो ये समझ लीजिए कि बीचों बीच की जो संख्या आती है ना वो औसत आती है। जैसे इसमें हमारी संख्या बीचों बीच की क्या आ गई, 40 आ गई, ये औसत हो गया। अब क्रमागत संख्या कहा है तो 2 इसके बाद होगी, 2 इसके पीछे होगी, तो 42 और 44, 38 और 36। पूछा क्या है, सबसे छोटी संख्या का मान पूछा है, तो सबसे छोटी संख्या का मान है 36। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को कर सकते हो। बस आपको ये ध्यान होना चाहिए कि क्रमागत में अगर औसत दिया है तो औसत ही बीचों बीच की संख्या होती है। अगला क्वेश्चन है पाइप ए टैंक को 20 घंटे में भर सकता है, लेकिन टैंक में रिसाव के कारण टैंक 28 घंटे में भरा जाता है, तो रिसाव अकेले पूरी तरह से भरे टैंक को कितनी घंटे में खाली कर सकता है। तो दोस्तों इस प्रश्न को हम 2 तरीके से करेंगे, यानी लैसे वाले तरीके से भी मैं आपको बताऊंगा और ट्रिक से भी बताऊंगा। लैसे का तरीका क्या है, वो ये होता है 20 और 28, इन दोनों का लैसे क्या है, यानी टोटल टैंक की क्षमता क्या है, वो निकल कर आएगी हमारी लैसे लेने पर। तो इनका लैसे लेंगे, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, तो 35, 35 चौके होता है, 4 पंजे 20, 4 तिया 12 और 2 14, 140। तो 20 से हम 140 को काटेंगे, 7 बार जाएगा,
और 28 से 140 को काटेंगे ना दोस्तों, ये 5 बार जाएगा। तो अब इसने क्या कहा है, तो अब यहाँ आपको एक ध्यान रखना है कि 1 घंटे में मतलब 60 लीटर तो भरा जा रहा है और 5 लीटर खाली हो रहा है। तो दोस्तों इसमें खाली करने को पूछा है, तो खाली करने की जो क्षमता है ना, वो 2 क्षमता है, यानी जब 7 भरा जा रहा है और 2 खाली हो रहा है। तो ये समझ लीजिए कि टोटल काम है 140, खाली कितना होगा 1 घंटे में, 2 लीटर। तो ये 70 घंटे में पूरा टैंक खाली हो जाएगा। या इसे आप ट्रिक से भी कर सकते हो। ट्रिक आपको बस ध्यान रखना है कि एक काम तो करेगा और दूसरा काम बिगाड़ेगा, और फिर पूछेगा बिगाड़ने के लिए या भरने के लिए। तो दोस्तों इसमें क्या है कि इसमें पूछा है खाली करने के लिए, तो ट्रिक क्या है, गुणनफल मतलब दोनों की गुना, गुणनखंड बटे योग, योग नहीं सॉरी दोस्तों, अंतर। अंतर क्या है इन दोनों का, 8। गुना कितनी है, 20 गुना 28 बटे 8। तो 2 10 और 2 चौक 8, 4 7 28, 70 आंसर आ गया। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को कर सकते हो। नेक्स्ट है, एक शहर की जनसंख्या 20% मतलब एक शहर की 20% जनसंख्या युद्ध के कारण मृत हो गई और शेष जनसंख्या में 5% व्यक्ति एक महामारी में मारे गए। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 15,200 है तो युद्ध से पहले शहर की जनसंख्या कितनी थी। तो दोस्तों इसमें जो हमें ध्यान रखना है ना, ये ध्यान रखना है कि जो हमें जनसंख्या दी है तो ये पहले की पूछा है, और जहाँ पहले की जनसंख्या के लिए पूछा जाएगा तो उसमें कुछ नहीं करना आपको, प्रतिशत तो क्या करना है, नीचे रखनी है और 100 ऊपर रखना है। जितनी बार प्रतिशतता होगी उतनी ही बार 100 रखना है। तो जनसंख्या हम ऐसे ही लिख लेंगे 15,200 गुना कितनी जनसंख्या प्रतिशत है दोस्तों, 100, 2 बार, तो 100 ऊपर लिख लेंगे। और 20% जनसंख्या मृत के कारण घोषित हो गई मतलब मर गई, तो बची कितनी, 80। फिर 5% और कम हो गई, बची कितनी, 95। तो ये अब हम काट लेते हैं, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 से 95 को काटेंगे 19 बार कटेगा, और 19 से 152 को काटेंगे ना तो ये 8 बार कटेगा, क्योंकि 19 अट्ठी 152 होता है। अब क्या करना है, 4 से 8 को काट लेते हैं, 4 दूनी 8। तो दोस्तों ये जो जनसंख्या हमारी आई, ये कितनी जनसंख्या आई, ये हमारी आ गई दोस्तों 20,000 जनसंख्या। यानी युद्ध से पहले जो जनसंख्या थी वो 20,000 थी। इस तरह से आप इस प्रश्न को कुछ ही समय में कर सकते हो। नेक्स्ट, 658 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 23:24 है। मिश्रण में कितना दूध मिलाया जाना चाहिए ताकि दूध और पानी का अनुपात 3 हो जाए। तो इस सवाल की पहचान ये है दोस्तों, एक आपको मिश्रण दिया जाएगा, उसमें 2 अलग अलग पदार्थ होंगे, फिर उसमें एक चीज़ मिलाई जाएगी और फिर अनुपात पूछा जाएगा। तो इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले हमारे पहला अनुपात ऐसे ही लिख लेना है 23:24 और 3:2। तो किया क्या है इसने दोस्तों, ये तो हो गया मिल्क, ये हो गया वाटर, मिलाया है इसमें कितना, दूध, यानी कितना दूध और मिलाया जाना चाहिए। तो जब इसमें दूध मिलाया है तो पानी तो हमारा उतना ही रहेगा, तो उतना सेम बनाने के लिए पानी को इससे तो हम 1 से गुना करेंगे और इसे गुना करेंगे हम 12 से, क्योंकि 24 और 2 का वैसे जो होता है ना वो 24 होता है। तो 24 और 2 का ये सेम कैसे किया जाता है, जैसे 24 और 2, तो ये अब हम जैसे निकालेंगे 2 ही कम 2 12। तो जब हम ये गुना करेंगे दोस्तों, कितना जैसा है हमारा 24, तो 24 से 24 को गुना करेंगे, भाग देंगे तो 1 आएगा, और 24 को 2 से भाग देंगे तो 12 आएगा। तो इस तरह से ये सेम हो गया। तो एक बार हम ये यहाँ भी गुना करेंगे, ऊपर 1 से नीचे 12 से, तो ये तो हमारा सेम हो गया, इसके हमें कोई मतलब अब नहीं है।
अब हमसे पूछा है कि कितना दूध और मिलाया जाना चाहिए। तो मिश्रण था हमारा पास 658, कितना योग था 23 और 24, 23 दूनी 46 और एक 47। मिलाया कितना है बाद में दोस्तों, तो 23 था और कितना हो गया 36 हो गया। तो कितना अंतर आएगा 6 में से, मतलब 23 में से 36 में से जब 23 जाएगा तो 6 में से 3 जाएगा 3 और 3 में से 2 जाएगा 1। तो ये 13 अंतर आ गया। तो अब हम ये काट कर देख लेते हैं। तो 47 कम 47 बचा कितना, 3 और 10 13 और 5 18, यानी 188। 188 को अब जब हमें 47 से भाग देनी है तो ये जाएगा कितनी बार, तो दोस्तों ये जाएगा हमारा 188 से 47 को, तो ये 4 बार कटेगा। तो 14 और 13 की गुना, 13 चौक के 52 का 2, 13 कम 13 और 5 18। तो सही आंसर है इस प्रश्न का 182, यानी 182 लीटर दूध और मिलाया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो इसकी चाल को मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करो। तो दोस्तों हमें जो चाल दी है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दी है, और चाल जो पूछी है तो मीटर प्रति सेकंड में पूछी है। तो मीटर प्रति सेकंड के लिए चाल को क्या करना होता है, उसे 5/18 से गुना करनी होती है। तो 18 से 18 ऐसे ही कट जाएगा। तो मीटर प्रति सेकंड में जो चाल है ना इसकी, वो 50 मीटर प्रति सेकंड है। नेक्स्ट है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त यानी में से 19 है और उनके लघुत्तम समापवर्तक के अन्य दो भाजक 23 और 24 है, उनमें छोटी संख्या ज्ञात करो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि में से जो होता है ना, ये होता है कॉमन संख्या, यानी जैसे 20 और 30 मान लीजिए, तो इनमें कॉमन क्या है 10। ये निकल जाएगा ना तो फिर बचेगा हमारा 2 और 3, और ये आपस में एक दूसरे से नहीं कटेगा, सिर्फ एक से ही कटेगा। तो में से निकल जाने के बाद संख्या जो बन जाती है ना, वो एक दूसरे से नहीं कटेगी, ये समझ लीजिए। तो जब हमारे पास में से तो ये आ गया, और दो अन्य भाजक 23 और 24, यानी ये वे संख्या है जो किसी से नहीं कटेगी, ना तो ये 23 से कटेगी ना ये 24 से कटेगी, सिर्फ एक से कटेगी। तो कॉमन क्या है हमारे पास, वो है 19। और छोटी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, छोटे भाजक से गुना। तो 19 की 23 से गुना, 19 थी 57 का 7, 19 दूनी 38 और 5 43, तो 437 छोटी संख्या है। इस तरह से आप इस प्रश्न को कर सकते हो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वर्गमूल के अंदर 900 का मान ज्ञात करो। तो या तो आपको वर्गमूल या वर्ग अच्छे याद होने चाहिए। तो ये किसका वर्ग होता है, तो ये 900 होता है दोस्तों 30 का वर्ग। या आप इसे अगर नहीं याद है तो कैसे करोगे, तो 900 लिख लेना ऊपर पिछली तरफ से, यानी अंत की ओर से दो दो के जोड़े बना लेना। एक जोड़ा ये हो गया, इसके पास जोड़ा नहीं है तो इसे ऐसे ही लिख देंगे हम। अब कोई ऐसी संख्या से गुना करो डबल से, यानी 2 बार, जो या तो इसकी बराबर आ जाए या दोस्तों इससे छोटी हो। तो इसकी बराबर आ जाएगी 3 की 3 से गुना करेंगे, तो 3 तिया 9, तो 3 ऐसे ही लिख लेंगे। फिर 9 से 0 शेष, ये कुछ नहीं तो 2 जीरो। अब हम ये जोड़ा उतार लेते हैं, तो दोस्तों ये 2 जीरो आ गया, तो 1 जीरो हम यहाँ बढ़ा देंगे, तो ये 30 का मान है वर्गमूल 900। नेक्स्ट, दो संख्याओं के वर्ग का योग 386 है। यदि एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो पहली संख्या तो मान लो दोस्तों हमारी है 5, इसमें पूछा है दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या क्या है, वो है x। तो पहली संख्या 5 माइनस, मतलब 5 और x, तो इसमें क्या कहा है, दो संख्याओं के वर्गों का योग, 5 का वर्ग जमा दूसरी संख्या क्या है x, इसका वर्ग, कितना है 386। तो पहली संख्या 5 है, दूसरी संख्या क्या होगी, तो इसे आप ऑप्शन से भी कर सकते थे, लेकिन अगर आपको ऑप्शन से नहीं करना तो इसे कर लेंगे हम 25 जमा एक्स स्क्वायर बराबर 386। एक्स स्क्वायर बराबर 386 माइनस 25, 6 में से 5 जाएगा 1 आएगा, 8 में से 2 जाएगा 6 आएगा, और ये 3 ऐसे ही आ जाएगा। तो अब हम ये क्या करेंगे, एक्स हटा के ऊपर जो वर्ग है वो हटाएंगे, वर्गमूल 361 कर लेंगे। और 361 किसका वर्ग होता है दोस्तों, ये होता है
19 का वर्ग। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को कर सकते हो। नेक्स्ट, पी क्यू और आर 35,000, 45,000 और 55,000 का निवेश करके एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं, तो 40,500 के वार्षिक लाभ में सी का संगत हिस्सा ज्ञात करो। तो दोस्तों इस प्रश्न को आपको कैसे करना है, तो ये मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था। सबसे पहले वो देख लो, अगर ये तीनों जो निवेश है ये कट रहे हैं ना, तो सबसे पहले काट ही देते हैं। जैसे 3 0 से 3 0 कट जाएंगे, और ये 5 7 35, 5 9 45 और 5 से 55 11 बार। अब दिया है हमें वार्षिक लाभ 40,500, और ये लाभ जो कटता है ना, तो ये पूंजी के अनुसार कटता है, ये बढ़ता है। यानी कि पूंजी कितनी थी हमारी, 11 9 20 और 7 27। गुना पूछा है, सी का हिस्सा 11, तो 27 को हम 405 से काटेंगे, 27 से, तो ये कितनी बार कटेगा, तो 27 कम 27, बचा कितना दोस्तों, 13 शेष, यानी 135। तो ये कट जाएगा 5 बार, तो डबल 0। तो ये हमारा मान आ जाएगा, 2 0 ऐसे ही लिख रहे हैं, 11 5 55 का 5, 11 कम 11 5 16, 16,500 सी का हिस्सा है। इस तरह से आप इस प्रश्न को कर सकते हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने मैथ्स के काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ा, और मैं आशा करता हूँ क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये प्रश्न समझ आए हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।